गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। हर रोज की तरह अखबार की सुर्खियां क्या कहती हैं, इस पर होगी चर्चा। शुरुआत करते हैं अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, कई न्यूज़पेपर हैं और इनकी सुर्खियां क्या कहती हैं, इस पर बात करते हैं। हेडलाइंस की बात करते हैं तो देखिए, जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और कल जब जापान के टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। साथ ही एक अहम जानकारी ये कि चीन से निपटने के लिए अब 13 देश साथ आ गए हैं। जी हाँ, बता दें कि अमेरिका के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, ब्रुनेई, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इस समूह में शामिल हैं। इन देशों का विश्व की जीडीपी में हिस्सा 40% से ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि कुछ और देश भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इस नए समूह की, जिसके द्वारा जो है व्यापार समूह में इजाफा होगा। कोरोना काल में चीन से आपूर्ति बाधित हुई और कई देशों को खामियाजा भुगतना पड़ा। यही वजह है कि पूरी दुनिया ठोस विकल्प चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार ये कहा है कि भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला की जरूरत है। इस करार से अमेरिका और एशियाई अर्थव्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर साथ काम करेगी। कहा जा रहा है कि इस समूह से जुड़े देशों के बीच टैरिफ की दर भी कम होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए इससे सदस्य देशों में आर्थिक गठजोड़ मजबूत करने की बात कही है। तो अब इस जो नया समूह बना है जिसमें 13 देश एक साथ आए हैं, उम्मीद है कि और भी देश आ जाएंगे, लेकिन इन 13 देशों के साथ आने से आर्थिक गठबंधन जो है वो और मजबूत होगा। इसकी तारीफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने कहा कि ये जो समूह बना है ये वाकई में मील का पत्थर साबित होने वाला है। कई देशों को एक साथ जोड़ेगा और व्यापारिक दृष्टि से ये एक दूसरे देशों को लाभ भी पहुंचाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जापान में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया तो उन्होंने ये बात कही जिसका जिक्र जो है हर एक न्यूज़पेपर की सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि मुझे पत्थर पर लकीर खींचने में मज़ा आता है। जी हाँ, उन्होंने लिखा कि मेरा जो लालन पालन हुआ है, जो संस्कार मुझे मिले हैं, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर खींचने में मज़ा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर खींचता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि सवाल मोदी का नहीं है, 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प, सपने और सामर्थ्य का है। नया भारत भविष्य को लेकर के काफ़ी आशावान है और इसीलिए मैं हर एक कड़े कदम उठाने के लिए तत्पर रहता हूँ, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। और अब देखिए, दूसरे देशों के साथ जो संबंध मजबूत हो रहे हैं, इसका जाहिर सी बात है कि फ़ायदा जो है देश को होगा, भारत को होगा। चलिए, और चूंकि 2 दिवसीय दौरे पर हैं तो आज भी जापान के दौरे पर रहेंगे और द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए इस दौरे का मकसद यही है। चलिए, और वहीं आपको बता दें कि कल दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से आंधी और बारिश ने कहर बरपाया है, हालांकि गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से आंधी और बारिश ने कहर बरपाया, उसमें 29 लोगों की मौत हुई है। यूपी में 500 से अधिक पेड़ गिर गए हैं। नोएडा, गाजियाबाद में वहीं 6 डिग्री तक अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि यूपी में सोमवार को तेज आंधी बारिश के कारण 29 लोगों की जान चली गई। आम की फसल को भी खासा नुकसान पहुंचा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से राहत मिली, पर कई जगह जाम भी लगा रहा। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश से राहत मिली है। वहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली अंधड़ से लोगों को झोंक कर रख दिया। आंधी से काफी नुकसान हुआ। नोएडा सेक्टर 12 में पेड़ टूटा और वाहन पर जा गिरा, जिससे कई मौतें हुई हैं। 29 लोगों की मौत बताई जा रही है इस प्राकृतिक आपदा पर। हालांकि मौसम सुहावना हो गया, लोगों को राहत मिली, लेकिन दूसरी ओर इस तरह की जो तबाही हुई है इसको भी लेकर के लोग चिंतित हैं और
आज चूंकि मंगलवार है और मंगलवार को भी मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान लगाया गया था कि आज भी बारिश होगी और सुबह बारिश हुई भी, लेकिन अब दिन भर जो है थोड़ी ठंडक बनी हुई है। मौसम में थोड़ी राहत लोगों को मौसम से मिली है क्योंकि भीषण गर्मी थी, लू भी चल रही थी, ऐसे में लोगों को राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये भी अनुमान है कि 28 मई से एक बार फिर से लू चलने की पूरी संभावना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के, क्योंकि आज सुनवाई होनी है और आज की जो सुनवाई होगी उसमें ये जो है फैसला जो है, हालांकि कल सुनवाई हुई थी और इस पर जिला कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज दोपहर तक फैसला सुनाने की जो है संभावना है कि फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन आज जो है सुनवाई में बता दें कि इस चीज़ पर सुनवाई होगा कि किस याचिका पर पहले सुनवाई हो, क्योंकि दोनों ही पक्षों में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों ही पक्षों ने अपने अपने कई याचिकाएं डाल रखी हैं अलग अलग बिंदुओं को लेकर के। तो अब कोर्ट को ये निश्चित करना है कि किस तरीके से इसकी सुनवाई को आगे बढ़ाना है, पहले कौन सी याचिका पर सुनवाई करनी है, कहां पर किन चीज़ों को पहले प्राथमिकता देनी है, इस पर आज सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई सोमवार को वाराणसी के जिला जज की अदालत में हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मंगलवार तक के लिए इस बात पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। पहले किस मामले की सुनवाई हो, ज्ञानव्यापी परिसर में मौजूद मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की इजाजत देने के मामले में सिविल जज के आदेश पर सर्वे के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का वक्त दिया है, आदेश दिया है कि 8 सप्ताह में ही फैसला कर लिया जाए इस पूरे मामले को लेकर के कि श्रृंगार गौरी पर पूजा की जो मांग हिंदू पक्ष की तरफ से है वो किस तरीके से होगी। दूसरा, अब हिंदू पक्ष का ये भी कहना है कि मस्जिद में जो शिवलिंग मिला है, जिसका कि मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो फव्वारा है, लेकिन अब क्या वाकई में वो शिवलिंग है या फव्वारा है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। चूंकि सर्वे की रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है, सुनवाई हुई है, देखते हैं कि आगे इस पर क्या अपडेट होती है। जो भी अपडेट होगी दिन भर वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि इस मामले से जुड़ा हुआ अपडेट जो है वो हर पल अलग अलग तरीके से सामने आ रहा है। सियासत भी इस पर खूब हो रही है, तो चर्चा भी जोरों पर है। हर गली मोहल्ले में ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के चर्चा जारी है, लेकिन कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है ये देखना होगा। वहीं चूंकि मौसम ने करवट बदली, जैसा कि अभी बताया कि दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हुई, तो दूसरे राज्यों में भी बारिश हुई। बता दें कि बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया। सोमवार को केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। अधिकारियों का कहना है कि मौसम विभाग से अगले दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट मिलने के बाद यात्रा रोकी गई है। प्रशासन का कहना है कि 10,000 से ज़्यादा तीर्थयात्री अलग अलग जगहों पर रुके हैं, उन्हें वहीं पर रोक दिया गया है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में खतरा बढ़ सकता है, लोग परेशान हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें केदारनाथ की यात्रा में बीच में ही रोक दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली में चूंकि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, हालांकि निजी कारण इसका बताया जा रहा है। उसके बाद अब विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उप राज्यपाल घोषित किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। अब नए एलजी होंगे दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना। बता दें कि ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा परिचय भी आपको दे देते हैं कि विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को अनिल बैजल का इस्तीफा मंजूर करके उनकी जगह विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया एलजी नियुक्त किया है। 23 मार्च 1958 को यूपी के एटा में जन्मे 64 वर्षीय विनय कुमार सक्सेना 27 अक्टूबर 2015 में खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन के पद पर काम कर रहे हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र रहे सक्सेना पायलट भी रह चुके हैं और उनके पास विमान उड़ाने का लाइसेंस भी रहा है। उनके भारतीय कॉरपोरेट जगत के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में कामकाज का 3 दशकों से भी ज़्यादा लंबा अनुभव है। सक्सेना संभवतः दिल्ली के पहले ऐसे एलजी हैं जो राजनीति या अफसरशाही के बजाय कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं। देखिए ये खास बात है इनके परिचय में कि इस बार एक ऐसे एलजी को चुना गया है दिल्ली के लिए जो कि न तो राजनीति से जुड़ा हुआ है, ना ही कोई अफसरशाही से जुड़ा हुआ है, बल्कि कॉरपोरेट जगत से जुड़ा हुआ है। तो अब देखना होगा कि दिल्ली की तस्वीर कैसे बदलती है। अब नए एलजी के मिलने से दिल्ली में क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो ये एक बड़ी अहम जानकारी। और
उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कल 23 मई को पहला दिन था सत्र का और आज दूसरा दिन है। लेकिन बता दें कि कल जब सत्र की शुरुआत हुई और राज्यपाल ने अभिभाषण की शुरुआत की, राज्यपाल आनंदीबेन का अभिभाषण चलता रहा, उस दौरान सदन में भारी हंगामा होता रहा। विपक्ष लगातार हंगामे करता रहा, राज्यपाल वापस जाओ का नारा भी देता रहा और अलग अलग तरीके के नारे जो है सरकार के खिलाफ विपक्ष लगाता रहा। लेकिन इस बीच 1 घंटे 10 मिनट तक राज्यपाल ने अपने अभिभाषण को पूरा किया और उसके बाद सदन आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी अब आज जब 11 बजे फिर से सत्र की शुरुआत होगी तो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उसके बाद एक एक करके जो है सदन में अध्यादेश रखे जाएंगे और उस पर चर्चा होगी। तो आज जो है विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, जो कि बजट सत्र है ये, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का ये पहला सत्र चल रहा है, जो कि बजट सत्र है। 26 मई को बजट पेश किया जाएगा यूपी सरकार की तरफ से। योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी 26 मई को और देखना होगा कि क्या कुछ आम जनता के लिए पिटारे से निकाला जाता है, क्या कुछ जो है इस बजट में खास रहता है आम जनता के लिए। तो ये रही तमाम वो खबरें जिस पर आपको अपडेट दिया। फिलहाल आगे भी जो खबरें रहेंगी उस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे दिन भर, और जो खबरें होंगी उससे भी रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल आज के अखबार से मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर हाजिर होंगे आज का अखबार लेकर के। फिलहाल शुक्रिया, नमस्कार।